तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में आता है, जो कि एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर में आते हैं, चाहे वो डेटा फ्लो हो या एंटिटी रिलेशनशिप हो या डायग्राम हो, टोटल कंप्लीट बहुत ही आसान तरीके में 1 से 1.5 घंटे में आपको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझा दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को सिंपली देख भी लेते हो तो आपके लिए एग्ज़ाम देना या इंटरव्यूज़ के लिए या एग्ज़ाम में लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिससे डिफाइन होता है या डॉक्यूमेंट होता है या हम लोग एक मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को। कहने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम पहले रिक्वायरमेंट को जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट को पहले डिफाइन करना होता है, मुझे क्या चाहिए। साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसको फिजिकली लिखना होता है, साथ ही साथ उसको मेंटेन करना होता है। और आप एक जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर आप अपने मर्जी के हिसाब से बनाओगे। उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आप बनाते हो। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब है कि यूज़र के नीड को समझना, एक स्टेक होल्डर के नीड को समझना, और इस नीड को समझ करके ही हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। आगे बात करते हैं फेसेस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अलग अलग फेसेस में डिवाइडेड है, क्योंकि जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, एक प्रोग्राम को बना रहे होते हैं, तो कुछ अलग अलग पार्ट में रहता है और उसी अलग अलग पार्ट को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एल्सिटेशंस। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है स्टेक होल्डर से गैदर करे, हो सकता है यूज़र से करे, हो सकता है अलग अलग कस्टमर से करे। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसका एक हम प्रोटोटाइप, एक छोटा फॉर्म बना करके तैयार करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक कस्टमर से पूछेंगे कि एक मोबाइल बैंकिंग ऐप किस तरह का होना चाहिए, आपको किस तरह का सुविधा होगा, या अगर मार्केट में वैसा ही ऐप बना है तो उसको चाहेंगे कि उससे और एडवांस बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है, मार्केट का नीड क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या ये जो ज़रूरत है, ये जो रिक्वायरमेंट है, या क्या ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या इससे हम और कुछ डेवलप कर सकते हैं। तो सब एनालाइज हमारा हो जाएगा। तब हम लोग सोचेंगे इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट क्या होगा। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट का मतलब होता है जैसे एक बाइक है, तो बाइक का इंजन एक फंक्शनल पार्ट है जो काम कर रहा है, लेकिन सीट कोई काम नहीं कर रहा, वो हमको सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जब एक हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक ऐप बनाएंगे, तो क्या फंक्शनल पार्ट रहेगा, क्या सपोर्टिंग पार्ट रहेगा, और क्या क्या प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। तो हम आज सारे रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रायोरिटी में डालेंगे, किस किस चीज़ों को हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, हमारा क्या क्या ज़रूरत है। प्रॉपर हमको पता होना चाहिए क्या क्या ज़रूरत है। जैसे एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उसमें हमको मेन काम क्या है, फंड को ट्रांसफ़र करना विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड ट्रांसफ़र करने के लिए मेरा मेन मोटिव है। इसके बाद हम लोग उसमें अलग अलग और भी एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमको अपना स्पेसिफिकेशन पता होना कि कोर काम हमें क्या करना। एक बाइक है, कोर काम क्या है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कराना। अगर वो बाइक वही फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से हम लोग जब कोई एक ऐप को बनाते हैं तो कोर पहले समझते हैं कि हमको मेन काम क्या करना है। साथ ही साथ वैलिडेशन डिफाइन करना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से कि है कि नहीं है। और साथ ही साथ हमारे जो स्टेक होल्डर्स के हमको समझना पड़ेगा कि हम ये जो ऐप बना रहे हैं क्या वो लीगली सही है। उसका अलग अलग फॉर्म में टेस्टिंग होगा, उसके फीचर्स का टेस्टिंग होगा, या जो एक स्टेक होल्डर का या एक यूज़र का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के बारे में। ये जो सारा जो चाउस होगा, सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको एक समय में समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, और चीज़ों को एक एक करके मैनेज करना पड़ेगा ताकि यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर हम लोग डायग्राम से समझते तो सबसे पहले स्टेक होल्डर या यूजर से हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट का पता किए, फिर उसको एनालाइज किए कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट हम है वो हमसे हो पाएगा, बन पाएगा। साथ ही साथ उसमें हम लोग क्या स्पेसिफिकेशन डालेंगे, क्या कोर रहेगा। साथ ही साथ वैलिडेशन की क्या ये सही है, गलत है, किस तरह से, और चीज़ों को मैनेज करना। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझाएं तो एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का मेन काम क्या, मेन मकसद
मेथड है कि आपको एक प्रोडक्ट को बाय करना है, तो हम लोग एनालाइज करेंगे कि उसका शॉपिंग कार्ट कैसा रहेगा, उसका इंटरफेस कैसा रहेगा, उसमें हम लोग क्या क्या स्पेसिफिकेशन डालेंगे और वैलिडेशन की स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और सारी चीज़ों को मैनेज करके एक मोबाइल ऐप के अंदर में डाल देंगे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सिंपल सीधा मतलब है कि हमको उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, वो लंबे समय तक यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और स्टेक होल्डर या एक यूज़र का जो नीड है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक यूज़र का, एक स्टेक होल्डर का हम लोग ज़रूरतों को समझते हैं और उस ज़रूरतों के निर्भर होकर के हम लोग अलग अलग काम को करते हैं। दूसरा बात करते हैं, अब आता है कि रिक्वायरमेंट के अंदर में कुछ स्टेप्स था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। जैसे क्या स्टेप्स है, सबसे पहला एलिस्टिएशन, एनालाइज करना, स्पेसिफिकेशन या वैलिडेशन। तो हम क्या करेंगे, इसी सारे एक एक स्टेप्स को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे और एक ये यूनिट में इसी के बारे में डिटेल दिया गया है। तो रिक्वायरमेंट एलिस्टिएशन का मतलब है वो पहला फेज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करेंगे कि हमको एक्चुअली काम क्या करना है, हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे हमको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमारे कस्टमर का क्या ज़रूरत है, मतलब नीड को पहले पता करना होगा। नीड पता अगर हो जाएगा तो ही हमको कोई तरह का प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको एक बोल दिया गया कि आपको एक पेमेंट के लिए ऐप बनाना और आप एक चैटिंग के लिए ऐप बना दोगे, तो नीड से आप अलग ऐप बना दिए तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमको नीड को पता करना है और ये नीड ही एलिस्टेशंस है आगे, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से हो सके। तो हम लोग किस तरह से इसका रिक्वायरमेंट कैसे पता करेंगे, तो हम लोग अलग अलग लोगों से, यूज़र से पूछेंगे, स्टेक होल्डर से पूछेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। हो सकता है हमें बैंक मैनेजर के लिए एक ऑनलाइन ऐप बनाना हो या कस्टमर के रिव्यू के लिए ऐप बनाना हो, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नीड होगा। तो हम लोग पहले नीड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर नीड अलग अलग होता है। साथ ही साथ ये जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने का तरीका ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्सन से पूछ ले कि क्या बनाना चाहिए, उसने एक आइडिया दे दिया, वो हम बना करके तैयार कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि आप अलग अलग इंटरव्यू से, क्वेश्चन से, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से अलग अलग छोटा छोटा प्रोटोटाइप बना करके आप देखोगे कि मार्केट को किस चीज का जरूरत है। अब एक रॉ रिक्वायरमेंट आपके पास आया कि जरूरत क्या है, जैसे आज के समय में क्या जरूरत है कि हमारा प्रॉपर नोट्स कहीं से नहीं मिल पाता है, तो हम ये एक पर्सन से नहीं पूछेंगे। जब एक बहुत ग्रुप ऑफ लोगों का प्रॉब्लम होगा कि यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऐसा नोट्स को तैयार करेंगे, ऐसे ऐप को बनाएंगे जहां पर वीडियोस या फिर नोट्स अपलोडेड रहेगा। तो हम क्या किए, पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर किए। तो इसमें बात है क्या, कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, तो जो आपके बनाने के लिए जो खर्च कर रहा है, तो स्टेक होल्डर को भी आपको खुश करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर आपका यूजर, कस्टमर, मैनेजर, कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पर काम करेंगे। जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो कस्टमर या रेस्टोरेंट या ओनर को, आप एक स्टॉक होल्डर हुआ, आपका पार्टनर हुआ, और आप टेक्निक यूज़ के लोगों से पूछे कि किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना डिस्काउंट होना चाहिए, किसमें किस तरह से उसका मेन्यू बनना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है कि एक आप प्रोग्रामर है तो आपको सब पता है, आपको बस पता है चीज़ों को असेंबल करना। आपको ये नहीं पता कि रेस्टोरेंट किस तरह से काम करता है, डिलीवरी पार्टनर किस तरह से काम करता है, उससे आपको मतलब भी नहीं है। आपको सारे चीज़ों को अरेंज करना आपका काम है। तो ये अरेंजमेंट जो होगा उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा। साथ ही साथ इसका आउटकम क्या होगा, अगर हम लोग शॉर्ट में समझे कि रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन का सीधा साधा मतलब है कि सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जहां से भी राइट सोर्सेस हो, ताकि आप एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बना करके तैयार कर सको जो आपके कंपनी के लिए, आपके यूजर के लिए फायदेमंद हो। तो ये तो सबसे पहला टॉपिक था, सॉफ्टवेयर एलिस्टेशन। दूसरा टॉपिक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप एनालाइज किए, एग्जामिन किए, सोचे समझे कि क्या ये सब सारे चीजें डल सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकता। तो आपको यूजर के जरूरत के हिसाब से उसको देखना है क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एक यूजर आपको बोल दिया कि हम चाहते हैं कि ऐसा रॉकेट बना, ऐसा सॉफ्टवेयर डाले, वो जाकर के सीधा चांद पे लैंड करे, पॉसिबल है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये प्रैक्टिकली हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारे पास आइडिया तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे होगा क्या, इससे हमारा रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई हो जाता है कि हमें क्या क्या जरूरत है, कोई तरह का कंफ्लिक्ट नहीं रहता है। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे पास बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स होते हैं तो हमको सबको बताना होता है कि हम क्या क्या बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। तो चीज़ों को आपको एक
प्रायोरिटाइज करना होगा, एक प्रायोरिटी देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फिजिबिलिटी चेक करना होगा कि टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली बन पाएगा कि नहीं। एक ऐसे सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हो जिसमें आप करोड़ों रुपए का खर्च है, तो आपको उतना फंडिंग कौन देगा, तो ये फिजिबिलिटी चेक में फेल हो गया। तो आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं बनाना, कहीं बहुत हार्ड तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर का नीड अलग अलग होता है। अगर हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करें, तो क्लासिफिकेशंस की बात करें, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, द ऐप सेल ऑलो यूजर टू पे बाय क्रेडिट कार्ड। जैसे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का क्या बात होता है। फंक्शनल, जैसे आप एक पेमेंट का ऐप बना रहे हो, तो मेन काम है पे करना, लेकिन सेकेंडरी और काम क्या है कि थोड़ा उसका इंटरफेस अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, तो ये सब सेकेंडरी काम ही हुई, तो उसको हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहेंगे। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब कि ईजी हो, सिक्योरिटी अच्छा हो, फास्ट लॉगिंग हो। मॉडलिंग रिक्वायरमेंट और अलग अलग उसमें चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो, सारा चीज़ें आपको एक सिस्टम वे में दिया हुआ हो, तो ये सब सारा चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर डायग्राम की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब जो भी हमारा ज़रूरत है उसको हम लोग एनालाइज करके देखें कि क्या ये रिक्वायरमेंट से हमारा काम बन पाएगा। तो उसमें हम लोग देखें कि फंक्शनल क्या है, नॉन फंक्शनल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, सारी चीज़ों को देखें। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो रॉ रिक्वायरमेंट, हमें ज़रूरत क्या है पहले वो समझते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट एलिस्टिएशन। उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो इम्प्रैक्टिकल, इसको हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद आता है एग्जाम्पल जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का है, रॉ रिक्वायरमेंट। पहले हम लोग अलग अलग जगह से रॉ रिक्वायरमेंट लिए, क्या क्या ज़रूरत है, और सारे चीज़ों को एक एक करके समझे और उस हिसाब से एक मॉडल को बना करके तैयार किए। तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट था वो उसमें क्या कि हम लोग चीज़ों को एनालाइज किए। तो एनालाइज को अगर हम छोटे शब्दों में समझे एनालाइज क्या होता है, तो क्लियरली सारे चीज़ों को समझना कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये बन सकता है, कहीं कोई तरह का इसमें दिक्कत तो नहीं है, फिजिबिलिटी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, आगे बन तो जाएगी। तो ये सब सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो आप इन्फॉर्मेशन को गैदर किए कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स हम लोगों को कनेक्ट कर देंगे, लेकिन किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो एनालाइजिंग वाले पार्ट में आता है कि किस तरह से काम होगा, किस तरह से हम लोग चीज़ों को, ये एक प्लानिंग है कि प्रैक्टिकली क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हमारा ये जो है एनालाइजिंग फेज में जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, अब आपने क्या किया, सबसे पहले एलिस्ट्रेशन फेज में आपने ज़रूरतों को समझा, दूसरा एनालाइज फेज में आप उसने एनालाइज किया कि क्या क्या हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन फेज जो होता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से चीज़ों को लिखते हैं ताकि हमारे लिए समझना या हमारे स्टॉक होल्डर को समझाना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हमारे कंपनी में या हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो ज़रूरी नहीं हमारे जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। तो हम लोग इतने सिंपल वे में पेपर एंड पेन में लिख करके उसको दे देंगे कि कोई भी व्यक्ति समझ जाए कि बनना क्या चाह रहा है या लोग बनाना क्या चाह रहे हैं। तो इसका मेन काम क्या है, ताकि हमारा जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो हमारे लिए क्लियर हो, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ताकि एक विश्वास जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो डेवलपर है उसके बीच में बना रहे। साथ ही साथ है क्या कंपोनेंट क्या क्या लगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना होता है कि ज़रूरत क्या है इसको बनाने का, क्या हम ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं मार्केट में मुझे फ़ायदा देगा। ओवरऑल देखेंगे कि वो कैसा है, नहीं है, उसमें क्या क्या फंक्शनल चीज़ें लगेगी, क्या क्या नॉन फंक्शनल लगेगी, तो ये सब सारा बात को हम लोग समझेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट को समझे और उसको क्या किया, डॉक्यूमेंट के मतलब ऑन पेपर में चीज़ों को एक एक करके लिखिए कि क्या क्या करना और किस तरह से करना। उसमें कुछ फंक्शनल चीज़ें भी होगी और कुछ नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मतलब जो डायरेक्टली यूज़ हो रही, जैसे एक पेमेंट है तो पेमेंट में मेन काम क्या है, पेमेंट होना। उसके साथ हम ढेरों अनेक ऑप्शन हम लोग गूगल पे में, फोन पे में देखते हैं, बहुत ऑप्शन, लेकिन मेन काम है पे करना। तो जो मेन काम होता है वो फंक्शनल काम होता है और जो उसके साथ सहयोगी काम होता है वो नॉन फंक्शनल काम होता है। ठीक है। जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो मेनली फूड डिलीवरी ऐप में हमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि मेरा खाना ऑर्डर हो जाए, और उसके साथ साथ अलग हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि जब हमारा खाना ऑर्डर हो तो हमारे एक थैंक यू वो भेजे आपको, तो आप एक कस्टमर के लिए अप्रिसिएशन हो जाता है। तो ये सब कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम लोग सिंपल ऑर्डर में समझते हैं किस तरह से काम करता है, कस्टमर है, ऑर्डर को प्लेस करेगा, ऑर्डर ट्रैक होगा, डिलीवरी पार्टनर पहुंचा देगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें, इसके अलावा जो इतना भी पार्ट होगा वो नॉन फंक्शनल पार्ट में आ जाए। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है कि जितना भी सिस्टम का जो भी ज़रूरत है उसको क्लियर एक पेपर पेन लेकर के सारे चीज़ों को लिख दिया जाए, ताकि आगे चल के कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न, कोई भी तरह का प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग फेज में या टेस्टिंग फेज में ना हो, मतलब लोगों में
और यूज़र में और डेवलपर में क्लैरिटी हो। अगर आगे बात करें तो रिव्यू ऑफ यूज़र नीड मतलब क्या है, जब आपने एक जो है सॉफ्टवेयर को बनाकर तैयार कर दिया, आपके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके हिसाब से काम नहीं चलता, इसमें क्या करना पड़ता है, उसमें यूज़र से आपको एक फीडबैक लेना पड़ता है और वो फीडबैक यूज़र देगा अपने ज़रूरतों के हिसाब से। आपने एक जो है वो पेमेंट ऐप बनाया है, लेकिन क्या पता यूज़र को वो प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो, क्या पता वो सही से स्कैन नहीं कर रहा हो, क्या पता वो सही से पेमेंट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से हम उसका रिव्यू लेंगे और हो सके तो उसमें और भी कुछ उसको बढ़ाएंगे। तो रिव्यू लेने का कारण क्या है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर सके। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपने लोगों में मतलब टीम मेंबर में पहले रिव्यू लेंगे, उसके बाद हम उसका एक प्रोटोटाइप, एक छोटा मॉडल बना करके मार्केट के लिए तैयार करेंगे या लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से काम होता है। जैसे फिर वही बात है, फूड डिलीवरी ऐप है, आपने ऑनलाइन पे किया लेकिन आपके पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, पेमेंट मेथड में फेलियर आ रहा है, तो यूज़र आपसे नाखुश हो जाएंगे। तो अगर नाखुश हो जाएंगे तो आपके पेमेंट ऐप को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए यूज़र से रिव्यू लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपका कर्ता धर्ता जो भी है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस करना पड़े तो वो हम लोग कर सकें, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक ऐप में समय समय पर अपडेट, हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़, समय समय पर अपडेट आता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले जो बना था वो खराब बना था, लेकिन होता क्या है कि समय के साथ एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एडवांसमेंट के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ों को हैंडल करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, और जमाना के साथ एआई आ रहा है तो एआई इनहेंस्ड हो गया आज के समय में, व्हाट्सएप में एआई आ गया, इंस्टाग्राम में आ गया, तो क्या हो, समय के साथ हम लोग क्या किए, चीज़ों को मैनेज किए। तो ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर में देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात अगर करें एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है, तो इनिशियल रिक्वायरमेंट जैसे एक फुल डिलीवरी ऐप का क्या है कि ऑर्डर को ट्रैक करना, ठीक है। रिक्वेस्ट आज के समय में फिर क्या हुआ, कुछ रिक्वेस्ट चेंज, जैसे रियल टाइम डिलीवरी पार्टनर का लोकेशन। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था कि आप रियल टाइम में देख पाओ कि डिलीवरी पार्टनर कहाँ पे जा रहा है, पहले बस ये था कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपका ऑर्डर कुछ समय में आ जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, रियल टाइम डिलीवरी पार्टनर का लोकेशन आपको दिखाए कि आपका घर से डिलीवरी पार्टनर कितने दूरी पर है। तो ये क्या हुआ, समय के साथ चीज़ों को मैनेज किया गया और बेहतर बनाया गया। तो यूज़र से रिव्यू लेकर के हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और समय के साथ उसको और बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं और अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग रिव्यू और मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारा जो भी ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट हो गया, लिखा गया। इसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट को रिव्यू किए, देखे कि सही है गलत है, और जब बन करके तैयार हुआ तब हम लोग उसमें समय के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस करते, पूरा चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ताकि हम समय के साथ चल पाए और कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे और हमसे खुश रहे। अगर हम लोग बात करें इसके बाद समरी की, रिव्यू का मतलब यही हुआ है आपके एक्यूरेसी को चेक करना, यूज़र देखता है सही है गलत है। मैनेजमेंट मतलब आपको कंट्रोल करना है, ट्रेस करना है, समय समय पर अपडेट करना है, और ये सारा मिल करके एरर या क्लैरिटी आपका क्लियर कर देता है। आगे हम लोग बात करें फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है वो एक प्रोसेस, वो एक जरिया जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बन करके तैयार है वो वर्थ इट है कि नहीं है। मतलब प्रोजेक्ट को हम लोग को स्टार्ट करने से पहले देखना कि प्रैक्टिकली सही है कि नहीं है। हम एक ऐप बनाए, फ़ोन पे बनाए मान के चलते, तो ऐसा नहीं है बना करके डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है प्रैक्टिकली एक एक एक्सपेक्ट को देखना कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मेन काम इसीलिए ताकि उसमें अगर कोई भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हमको पहले ही पता चल जाए, क्योंकि अगर आपका एक बार ऐप लॉन्च हो गया तब टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो जो भी आपको इनिशियल स्टेज में आपको जो भी कस्टमर मिलने वाले वो तो भाग जाएंगे आपसे। साथ ही साथ इकोनॉमिकली देखना कि वो फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ऑपरेशनल क्या, ऑपरेशनल क्योंकि हर एक ऐप को, सॉफ्टवेयर को चलाने में कुछ ऑपरेशनल खर्च लगता है, तो ऑपरेशनल खर्च वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, रिस्क कितना ज़्यादा है, और साथ ही साथ अवॉइड करता है इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सही से काम ना करें। तो फिजिबिलिटी का टाइप क्या है, कुछ है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब क्या, कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो टेक्निकली हो, जो आपने कोड लिखा, जो आपने चीज़ों को रन कराया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है, आप जब एक प्रोजेक्ट को बना रहे हो उसमें जो खर्च है तो वो खर्च ज़्यादा हो, जो इनकम उतना दे नहीं पाएगा। ऑपरेशनल खर्च, जब आप एक जोमेटो स्विगी जैसे ऐप चला रहे हो तो उसको चलाने के लिए आपको डिलीवरी पार्टनर चाहिए, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो खर्च आपका पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का कुछ कुछ, या लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, आपने जो एक ऐप बनाया, सॉफ्टवेयर, वो लीगली फिट नहीं कर पा रहा है, कुछ ऐसा उसका टर्म एंड कंडीशन है जो लीगल तरीके से सूट नहीं कर पा रहा है।
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको एक फिजिबिलिटी स्टडी करना होगा या फिजिबिलिटी चेक देना पड़ेगा, जिससे आपका सॉफ्टवेयर या आपका जो ऐप है वो सारे इस चेक से पास, तभी आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है टेक्निकली देखना कि आपका कोड सही है कि नहीं, इकोनॉमिकली देखना कि वो आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, ऑपरेशनली देखना कि आप ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीगली चेक करना कि आपका लीगल तौर पर ये सही है कि नहीं है। ये सब सारा जो सिनेरियो बन करके आता है ये फिजिबिलिटी स्टडी प्रोसेस डायग्राम में आता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का अगर हम लोग शॉर्ट में समझे फिजिबल स्टडी क्या होता है, तो फिजिबल स्टडी मतलब आपके प्रोजेक्ट को, आपके सॉफ्टवेयर को एक एक करके डिटेल में समझना या देखना कि सही है या गलत है, हर एक एक्सपेक्ट को, इकोनॉमिकली हो, टेक्निकली हो या ऑपरेशनल हो। एक एग्जांपल से समझते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, जैसे कि कोई एक ऐप है जो iOS या एंड्रॉयड में डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी कि आपने एक ऐप को बनाया, उसको जो है डेवलपमेंट कॉस्ट आपको 5,000 लगा और आप रेवेन्यू कर रहे हो, मान आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10,000 वो रेवेन्यू आपको कमा करके दे, तो आपका वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन आपने बनाया 10,000 में और आपको वो जो प्रॉफिट ही कुछ नहीं हुआ, रेवेन्यू ही 8,000 हुआ, तो आपका 2,000 का लॉस हो गया ना। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी यही हुआ कि आपको इकोनॉमिकली देखना है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप इसीलिए बनाता है कि वो पैसा अर्न कर सके, एंड गोल यही होता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की बात है कि यूज़र या डिलीवरी स्टाफ आपके चीज़ों को देखेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लीगली आपको देखना पड़ता है, जैसे कि लीगली मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक फ़ोन पे का ऐप बनाए तो आपका डेटा सिक्योर हो, आपका कोई इन्फॉर्मेशन फ़ोन के पे के पास ना रह जाए, तो ये सब हमको लीगल टर्म्स पे देखना पड़ता है। साथ ही साथ शेड्यूल मस्ट लॉन्च इन 6 मंथ बिफोर फेस्टिव सीजन, और एक समय पर हमको उसको जो है, ऐसा नहीं कि वो लंबे समय तक बस हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और खर्च हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो फिजिबल स्टडी का सिंपल मतलब अगर हमको समझना है 1 मिनट में, तो ये क्या है कि एक प्रैक्टिकल, प्रॉफिटेबल और लीगल तौर पे हमको सारे एक्सपेक्ट में एक ऐप को या एक सॉफ्टवेयर को देखना कि क्या हमको आने वाले समय में ये एक प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। जहाँ तक आपको हम अभी बताए हैं, और आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट करा देंगे, इसी यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे में सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ तक अगर सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, यस लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से वन शॉट जो है आपका सारे यूनिट्स का, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे आपका एआई हो, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ दिया जाएगा। ये नोट्स जो है वो आपके एग्जाम से बहुत हद तक क्वेश्चन इससे आएगा, आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से घुस जाए। तो अगर आप चैनल को यहाँ तक आए हो, अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या आता है? इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जब हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये दोनों समझता है, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो स्टॉक होल्डर। मतलब एक ब्लूप्रिंट बना करके हम तैयार किए कि इसमें किस तरह से क्या क्या होगा, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम दिए। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम फिजिबिलिटी स्टडी या मैनेजमेंट में नहीं दे पा रहे थे। तो इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब एक एक डिटेल, किस तरह से काम होगा, क्या होगा, कितना इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, सारा ये एक तरह का एक ट्रीट, एक ब्लूप्रिंट है जो एक डेवलपर और एक स्टॉक होल्डर के बीच में रहता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें अलग अलग क्या क्या इसका क्वालिटीज़ रहेगा, विजुअली रिप्रेजेंटेशन इसका रहता है, और ये डेटाबेस से इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग मतलब कोई सॉफ्टवेयर या ऐप का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। तो क्या क्या की कंपोनेंट्स है इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है, जैसे एंटाइटी, कोई ऑब्जेक्ट या थिंग जो एक सिस्टम के अंदर में हो, जैसे कि एक हम अगर फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं तो उसका इंटाइटी क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा, रेस्टोरेंट हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो उसका इंटाइटीज किस तरह का रहेगा, या एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी क्या रहेगा, कस्टमर का क्या क्या डिटेल उसके पास रहेगा, या रिलेशनशिप क्या है, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि वो प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर को। तो ये सब सारा जो की कंपोनेंट्स है, ये सारा इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मतलब एक एक चीज़ को डिटेल में बताया रहेगा कि किसका किसके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा और कौन किस तरह से काम करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम लोग ईआरडी डायग्राम मतलब इंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो हम लोग डीबीएमएस में भी पढ़े हैं, वो यूज होता है। मतलब हम लोग रिलेशन बताते हैं। जैसे रिलेशन कहने की क्या मतलब है कि कस्टमर एक ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, तो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में एक रिलेशन है कि वो प्लेस कर रहा है।
ठीक है। इसी तरह क्लास डायग्राम है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में मतलब ऑब्जेक्ट से कनेक्शन बताता है, या डेटा फ्लो डायग्राम की डेटा कहाँ से फ्लो कर रहा है, जैसे डेटा कैसे फ्लो कर रहा है मतलब जैसे आपने एक फ़ोन पे या एक जोमेटो पे आपने सब्सक्राइब किया, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, तो वो डेटा जोमेटो के पास गया, वो डेटा जोमेटो जो है वो रेस्टोरेंट को दिया, रेस्टोरेंट वही डेटा एक डिलीवरी पार्टनर को दिया। तो आपका डेटा आपने किसको दिया था? आपने बस जोमेटो के ऐप पे अपना एड्रेस डाला था, लेकिन वो डिलीवरी पार्टनर को कैसे पता चल गया? क्योंकि आपका दिया गया डेटा फ्लो किया। कैसे फ्लो किया? सबसे पहले जोमेटो के पास से रेस्टोरेंट के पास गया कि उसको क्या चाहिए, आपने क्या ऑर्डर दिया है, वो डेटा फिर डिलीवरी पार्टनर के साथ गया और वो एड्रेस उसके पास गया, वो आपके घर तक ला करके पहुंचा देगा। तो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन मॉडल मतलब एक छोटा मॉडल बनाते हैं कि एक एक डिटेल सारी चीज़ों के बारे में उसमें दिया हुआ रहता है, ताकि समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं और फिर एक इंफॉर्मेशन मॉडल बना करके तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटाइटीज कस्टमर, रेस्टोरेंट, ऑर्डर या डिलीवरी पार्टनर है। एट्रीब्यूट जैसे क्या हो गया, कस्टमर का आईडी, नेम, ये सब हो गया। रिलेशन क्या है कि कस्टमर ऑर्डर को प्लेस कर रहा है या ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है, तो रेस्टोरेंट से मिल रहा है। तो इस तरह का रिलेशन ईआरडी डायग्राम में इंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो क्या डायग्राम क्या कहता है कि एक कस्टमर है, वो ऑर्डर को प्लेस किया, तो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशन है? प्लेस का रिलेशन है। ये सब सारी बातें एक्सप्लेनेशंस की अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि पूरे सिस्टम को वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है और ये इंश्योर कराता है कि डेटा रिक्वायरमेंट ये क्लियरली अंडरस्टूड है। मतलब एक एक चीज़ डिटेल में आप समझ पाओगे, डेटाबेस का डिज़ाइन या इसका सिस्टम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यही है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बाद, तो डेटा फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम बहुत ही आसान है। फ्लो डायग्राम क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपका दिया गया डेटा इंटर किया। जैसे आपने एक जोमेटो पर डेटा को इंटर किया, आपने अपना एड्रेस डाला, नाम डाला, फोन नंबर डाला, वो डेटा वहाँ इंटर हो गया। अब वो डेटा एक पाथ से मूव करेगा। हो सकता है वो डेटा अलग अलग कस्टमर के पास जाएगा और एक समय बाद एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट हो जाएगा तो निकल, जैसे आप फोन पे में आपने पेमेंट किया, तो वो डेटा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वो डेटा फोन पे के पास नहीं है। बस फोन पे ये देखा कि जो पेमेंट का आपने रिक्वेस्ट दिया उतना है कि नहीं, तो वो पैसा लेकर के दूसरे के अकाउंट में दे दिया और फिर वो डेटा उसके आपके फोन पे से निकल गया। तो ऐसा ही होता है डेटा फ्लोग्राम, मतलब आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया डेटा किस तरह से फ्लो कर रहा है। और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपने जोमेटो वाले में ऑर्डर किया, तो आपने वहां पर डेटा दिया था, लेकिन वो डेटा रेस्टोरेंट वाले के पास गया, रेस्टोरेंट से डिलीवरी पार्टनर के पास गया और डिलीवरी पार्टनर वो आपका जो सामान है आपको घर तक पहुंचा दिया। लेकिन आपने डिलीवरी पार्टनर को तो बताया ही नहीं मेरा एड्रेस क्या है, लेकिन आपने जोमेटो को बताया, तो वो क्या, वो डेटा अलग अलग जगह से घूमकर तक आपके तक पहुंचा। सिंपल वर्ड में समझे तो ये एक मैप है, एक ग्राफ है, जिसमें ये बताता है कि आपका दिया हुआ डेटा कहाँ कहाँ जाता है, ताकि आप इजीली समझ पाओ कि किस तरह से काम होता है, डेटा किस तरह से स्टोर होता है या एनालाइज करना। तो डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? तो एक्सटर्नल एंटिटी, हम लोग रेक्टेंगल से एक्सटर्नल एंटिटीज को बनाते हैं, या प्रोसेस किस तरह से फ्लो होगा, और हम लोग फ्लो करने का डायरेक्शन जो है एरो से दिखाते हैं कि एरो से ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ डीएफडी। तो ये जो डेटा फ्लो का जो लेवल होता है, अलग अलग लेवल होता है। सबसे पहले लेवल जीरो। यहाँ लेवल जीरो में क्या होता है, हम लोग किसी एक बड़े लेवल तक डेटा को देते हैं, इसके बाद क्या धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन करते हैं, धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके हम लोग चीज़ों को बढ़ाते हैं। जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, तो उसमें इंटाइटीज कस्टमर, रेस्टोरेंट, डिलीवरी पार्टनर है, तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो किया, स्टोर हुआ, तो डेटा फ्लो डायग्राम। तो अगर डेटा फ्लो डायग्राम, तो कस्टमर अपना डेटा जो है कहाँ देता है, कस्टमर अपना डेटा देता है जोमेटो को, वहाँ से अलग अलग जगह पर पार करता है। तो अगर शॉर्ट में समझे डीएफडी क्या है, तो एक ये टूल है जो बताता है कि आपका डेटा किस तरह से फ्लो कर रहा है, कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है, तो क्लियरली हम चीज़ों को समझ पाते हैं। अब आता है ईआरडी डायग्राम। ईआरडी डायग्राम क्या होता है? वो इंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि दो इंटाइटीज या दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या एक रिलेशन है। जैसे एक कस्टमर ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, तो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या रिश्ता है, वो प्लेस कर रहा है, तो ये रिश्ता बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है। तो ईआरडी में मेनली हम लोग रिलेशनशिप को समझते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ईआरडी का? ये विजुअलाइज करता है कि डेटा किस तरह से काम करेगा। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? किसी ऑब्जेक्ट को। ओवल हम लोग यूज करते हैं उसके प्रॉपर्टी को बताने के लिए। डायमंड बताता है रिलेशनशिप।
प्राइमरी की बताता है इनिशियल स्टेट का चीज़ों को, और फॉरेन की बताता है कनेक्शंस को। तो अलग अलग तरह का रिलेशंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस में समझेंगे। तो रिलेशन सबसे पहला 1-to-1 रिलेशन होता है। 1-to-1 रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका रिलेशन जो है वो सिर्फ एक लोगों के साथ है। जैसे समझाते हैं, आपके घर में कोई एक ट्यूशन टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो रिश्ता क्या 1-to-1 का। वहां पर एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, तो रिलेशन कैसा बना 1-to-1 का बना। लेकिन कोई टीचर जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो 1-to मैनी, एक टीचर बहुत सारे बच्चे, तो क्या हुआ उन टीचर के लिए बहुत सारा स्टूडेंट रहा, तो 1 टीचर-to-मैनी का रिलेशन बना। और मैनी-to-मैनी का कब बनता है, जब बहुत सारे टीचर बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। तो रिलेशन अलग अलग, 1-to-1 मतलब एक से एक का कनेक्शन, 1-to-मैनी मतलब एक से बहुत लोगों का कनेक्शन, ठीक है। और मैनी-to-मैनी मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों से कनेक्शन। जैसे 1-to-1 का और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक कस्टमर जो है वो प्लेस कर सकता है किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर को, तो एक कस्टमर के पास अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट राइट है। 1-to-1 क्या है कि एक रेस्टोरेंट सिर्फ का एक ओनर, तो रिश्ता क्या हुआ, रेस्टोरेंट का एक ओनर है, तो ये 1-to-1 का रिश्ता हुआ। 1-to-मैनी का रिश्ता क्या हुआ कि एक कस्टमर बहुत सारी जगह से ऑर्डर कर सकता है, और मैनी-to-मैनी का रहेगा कि बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे रेस्टोरेंट से जो है वो अपने ऑर्डर्स को मंगा सकते हैं। सिंपल सीधी सी बात यही है। तो ईआरडी डायग्राम क्या है, ईआरडी डायग्राम एक्चुअली एक डेटा बेस है, ताकि बताता है कि जो डेटा मेरा फ्लो कर रहा है या जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, और आपस में उसके बीच में रिश्ता क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब है डिफाइन करना या स्ट्रक्चर को समझना कि टेक्निकली इसमें क्या क्या जरूरत है। तो आर्किटेक्चर का वर्ड होता है एक बनाना, फ्रेमवर्क बनाना। तो इसमें इन्वॉल्व करता है हाई लेवल डिज़ाइन, और उसके अंदर में कैसे काम हो रहा है। तो ये एक तरह का ब्लूप्रिंट सिस्टम है कि किस तरह से काम होगा नहीं होगा। जैसे हम एक घर बनाते, तो घर ऐसा नहीं होता है कि हम आज उठे और हम ज़मीन में घर बनाना शुरू कर दी। उससे पहले हम लोग एक आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, एक एक कोना, हमारा रूम कहाँ पे होगा, हमारा किचन कहाँ पे होगा, हमारा बाथरूम कहाँ पे होगा, हम एक एक चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझते हैं, और उसको एक ब्लूप्रिंट एक पेपर पर तैयार करते हैं, और फिर अपने ठेकेदार से कहते हैं या बिल्डर से कहते हैं कि इसको बनाइए, इस तरह से ये बनेगा। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन से होता क्या है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से पता चल जाता है कि कितना खर्च होने वाला है, कितना प्रॉब्लम होने वाला है, किस तरह से काम होगा, कितना समय लगेगा। तो इसीलिए तो सॉफ्टवेयर में भी उससे पहले हमको आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, जैसे एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है जिसमें टाइटली कपल्ड सिंगल, मतलब क्या है, इसमें मेनली हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बनाते हैं। लेयर आर्किटेक्चर क्या हुआ, इसमें एक फूड डिलीवरी ऐप बनता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, जैसे ईमेल हो गया। तो हम इसमें जो आर्किटेक्चर बना रहे हैं वो अलग अलग तरह, अलग अलग ऐप का, अलग अलग सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर बनेगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे अलग अलग घर का कोई हॉस्पिटल बनेगा तो उसका आर्किटेक्चर अलग होगा, उसका इमरजेंसी गेट पहले होगा, ओपीडी थोड़ा साइड में होगा, ओटी रूम अलग होगा, अलग अलग जगह का बनेगा। लेकिन कोई एक पार्क बन रहा है तो पार्क का जो आर्किटेक्चर अलग बनेगा। तो उसी तरह ऐप्स में या सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऐप्स का या अलग अलग सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर बनता है वो अलग अलग तरह का बनता है। आगे हम लोग बात करें तो आर्किटेक्चर को हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ज़रूरत क्या है वो समझते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट डालेंगे वो समझते हैं, उसमें रिलेशंस कैसे होगा पहले वो समझते हैं, और फिर उसमें टेक्नोलॉजी बना करके काम करते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो फूड डिलीवरी ऐप, तो फूड डिलीवरी ऐप का मेन मोटिव क्या है कि कस्टमर एक ऑर्डर को दे और वो ऑर्डर उसके घर तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लोग लेयर आर्किटेक्चर का यूज़ करेंगे। तो इसमें अलग अलग आर्किटेक्चर जो रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर में यूज़ करता है। तो आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको पहले ही से ही सारा प्रॉब्लम, सारा अच्छाई, सारा खराबी हमें पता चल जाए, किस तरह से काम करेगा किस तरह से नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर में फ्रंट एंड हो सकता है, बैक एंड हो सकता है, बहुत अलग अलग पार्ट हो गया। आगे क्या है, तो आर्किटेक्चर अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो ये एक ब्लूप्रिंट है, मतलब पूरा डेवलपमेंट किस तरह से होगा उसको डिटेल में बताया गया है। जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी ऐप, तो एक गुड आर्किटेक्चर ये इंश्योर करता है कि स्केलेबल हो, मॉड्यूलर हो, और मेंटेनेबिलिटी इसके अंदर में मेंटेन। तो ये सब सारी बातें जो थी वो हमारा डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर के अंदर में। अब बात करते हैं कुछ असेसमेंट्स के बारे में, मतलब ये किस तरह से यूज होगा, आगे बात करते हैं। अब बात है इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग।
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से करेक्टली डेवलप हो जाए आपके ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आपका ज़रूरत कुछ और हो और आपको जो सॉफ्टवेयर बन करके मिला वो कुछ और हो। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ज़रूरत है ताकि आपका रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, आपका कॉस्ट बहुत कम लगे, आपका बेस्ट से बेस्ट आपको सॉफ्टवेयर मिल करके आए और कम्युनिकेशन एक ब्रिज स्टेक होल्डर या डेवलपर के बीच में एक रिश्ता अच्छा बना रहे या रिस्क कम हो। इसलिए रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो हम लोग पहले समझते हैं, सोचते हैं कि किस तरह से काम होगा। इसीलिए सोचना समझना क्यों, क्या ये हमारा टाइम वेस्ट है? नहीं। हम लोग अगर अच्छे से प्लान करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो बेहतरीन काम या अच्छे कामों को करने के लिए हमारा सबसे पहले प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। उसी तरह एक अच्छे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर बन करके तैयार होगा वो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होगा। उसके लिए आपको अलग अलग फेज से गुजरना होगा। पहले एलिस्टेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किए, फिर एनालाइज, आप चीज़ों को समझे, फिर स्पेसिफिकेशन उसमें क्या क्या डालना है, फिर वैलिडेशन, उसको वैलिडेट किए कि ये सही है या गलत है, और समय समय पर उसको मैनेज किए, मैनेजमेंट। तो अलग अलग फेज इसके अंदर में रहता है। इससे होता क्या है कि आपका कस्टमर जो है वो आपके से खुश रहता है, आपको आपका रेस्टोरेंट आपसे खुश रहता है या डिलीवरी पार्टनर खुश रहता है अगर आप सही से काम करते हो। तो अगर हम लोग बात करें आगे, तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा? रियल वर्ल्ड में फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमारा जो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या है? डिसीजन टेबल एक टेबुलर मेथड है सारे चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। मतलब होता क्या, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें किस किस तरह का पॉसिबल कंडीशंस हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या अच्छाई हो सकती है, ये सारी चीज़ों को एक टेबल के फॉर्म में बना देना। तो डिसीजन टेबल, हमको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिसीजन। डिसीजन मतलब कोई एक डिसीजन लेना, टेबल के फॉर्म में लेना। तो ये जब हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को टेबल के फॉर्म में बना देंगे तो हमारा बन करके आएगा डिसीजन टेबल। तो ये डिसीजन टेबल का ज़रूरत क्या है? डिसीजन टेबल हमको क्या करेगा, सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन को, चाहे वो एम्बिगिटी हो, चाहे वो एरर हो, चाहे टेस्टिंग और वैलिडेशन को, वो एक फॉर्म में बन जाएगा ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है बहुत अच्छे तरीके से बने। डिसीजन टेबल का कुछ कंडीशन होता है कि क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, क्या एक्शन आएगा। तो हम लोग डिसीजन टेबल को समझते हैं। डिसीजन टेबल मतलब आपके द्वारा लिया गया अलग अलग डिसीजन किस तरह से काम होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है डिसीजन टेबल में। तो डिसीजन टेबल एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, बस और कुछ नहीं है। सारे पॉसिबल कंडीशन, एक हम सॉफ्टवेयर बना सकते हो सकता है हैंग हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है वो चले ही ना। तो उसके लिए हमको तभी क्या करना होगा? तो उसके लिए ये डिसीजन टेबल बनाया जाता है। मतलब सारे कंडीशन को एनालाइज किया जाता है और उस एनालाइजिंग पर काम चलता है। जैसे एक बात समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक फूड डिलीवरी ऐप है, ठीक है। आपको एक डिस्काउंट अप्लाई करना है, आपने एक मेंबरशिप लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, कस्टमर पहले चेक करेंगे क्या वो प्रीमियम मेंबर है जब वो डिस्काउंट कर रहा है, मतलब लगा रहा है। तो अगर लगा रहा है, अगर वो प्रीमियम मेंबर है तो उसको हम लोग 10%, 20%, 30% इस तरह का डिस्काउंट देंगे। तो क्या क्या हम लोग, 3 रूल है। सबसे पहला हम लोग देखें कि क्या वो प्रीमियम मेंबर है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तब उसको हम लोग को 500 रुपये का डिस्काउंट देना, जो कि हमारा 20% है। लेकिन इस दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, बस एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब वो प्रीमियम मेंबर तो है लेकिन अभी ऑर्डर जो कर रहा है वो 500 से ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो उसको 10% का ही डिस्काउंट देंगे। थर्ड केस में क्या है कि वो प्रीमियम ऑर्डर तो नहीं, प्रीमियम मेंबर तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर वो 500 से अधिक कर रहा है, तो हमको 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। और फोर्थ रूल क्या है कि ना वो ये प्रीमियम मेंबर है, ना ही वो 500 से अधिक कर रहा है, उसको कोई डिस्काउंट। तो हम ये डिसीजन कैसे लिए कि हम उसको डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है? इसीलिए आता है डिसीजन टेबल। एक एक हम लोग चीज़ों को डिसाइड किए। तो इसी तरह से जोमेटो में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में डिसाइड होता है। इसीलिए अलग अलग ऐप्स में, अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग तरह का डिस्काउंट रहता है, सबके लिए सेम नहीं रहता है। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसीजन टेबल डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। यहाँ पर क्राइटेरिया देखा गया, 2 क्राइटेरिया, या तो आप एक प्रीमियम मेंबर रहो या तो आप 500 से ऊपर का ऑर्डर करो। तो दोनों क्राइटेरिया में जो सक्सीड कर पा रहा है उसको 20% का डिस्काउंट, रूल 20 देख 20%। लेकिन प्रीमियम मेंबर तो है लेकिन ऑर्डर 500 से कम है तो
उसको 10% का। तो इस तरह से डिसीजन टेबल बनता है। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमको एक एक चीज़ों को बार बार बताना नहीं पड़ेगा। हमने एक डिसीजन टेबल दे दिया, उसमें जो भी लोग इनपुट कर रहे हैं अपने डेटास को, जो भी वो ऑर्डर कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको डिस्काउंट मिल जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि हर बार बैठ करके उसको डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिसीजन टेबल एक तरह से कॉम्प्लेक्स लॉजिक को बहुत आसान तरीके से ईजी वे में चीज़ों को समझाने का जरिया है। हर कॉलम में एक रूल है और उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एसआरएस के बारे में। एसआरएस का मतलब क्या है? एसआरएस मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है कंप्लीट रिक्वायरमेंट के प्रोसेस को, मतलब इसमें कितना फंक्शनल या नॉन फंक्शनल काम होगा। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या जरूरत होगा उसके बारे में डिटेल में बताना। ये एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो एक डेवलपर एग्जैक्टली बता सकता है कि हम जब एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो एसआरएस क्यों जरूरीत है? एसआरएस इसलिए ज़रूरत है ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो डेवलपर को कि हमको क्या क्या चाहिए। एक प्रॉपर रिलेशनशिप बना रहे स्टेक होल्डर और डेवलपर के बीच में, आगे चल के कोई तरह का प्लानिंग प्रॉपर प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर प्लानिंग सही तरीके से हो जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर आपको पता ही ना हो कि आप जो घर बना रहे हो उस घर में आपका कितना खर्च होगा तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसलिए ज़रूरत है ताकि सॉफ्टवेयर में लगने वाला क्या क्या कंपोनेंट होगा वो हमको डिटेल में पता रहे। आगे कंपोनेंट क्या क्या होता है मेनली, तो कंपोनेंट सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन। हमको समझना है कि क्या क्या चाहिए, ओवरऑल कैसा दिखेगा, उसके अंदर में फंक्शनल चीज़ें या नॉन फंक्शनल चीज़ें कैसे होगा, उसमें डेटा कैसे स्टोर होगा। तो ये सब सारा एसआरएस डॉक्यूमेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होगा अगर शॉर्ट में समझे तो आपके सॉफ्टवेयर में लगने वाला जितना भी जरूरत है, छोटा से छोटा जरूरत को एक कॉपी में एक पेन के द्वारा लिखा गया या कोड के द्वारा लिखा गया। जैसे कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, फंक्शनल चीज़ें हैं कुछ, जैसे क्या कि आप रेस्टोरेंट उसमें दिखना चाहिए, रेस्टोरेंट का मीनू दिखना चाहिए। नॉन फंक्शनल क्या है कि हर जगह वो सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे से काम हो, पेमेंट में प्रॉब्लम हो, ये नॉन फंक्शनल चीज़ें। तो हमको एक एक कंपोनेंट को उसमें ऐड करना पड़ेगा, बस बात इतना ही है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट का समरी क्या है? एसआरएस डॉक्यूमेंट कहना ये चाहता है कि आपका सिस्टम पूरी प्रॉपर तरीके से काम करे और उसमें लगने वाला जितना भी कंपोनेंट हो वो उसके बारे में हमको ऑलरेडी पता हो, ताकि हमको टेस्ट करना या मेंटेन करना हमारे लिए आसान हो जाए। ये पूरा कंप्लीट रिक्वायरमेंट आपके सॉफ्टवेयर में लगने वाले एक एक छोटे छोटे पार्ट को बहुत डिटेल में बताता है कि किस तरह से काम होगा, नहीं होगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। सारे चीज़ों को एसआरएस में समझ में आता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नाम से ही क्लियर है, सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट और उसका स्पेसिफिकेशन कि सॉफ्टवेयर में जो भी ज़रूरत है उसमें क्या क्या हमको स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर एसआरएस। IEEE स्टैंडर्ड्स क्या है? मतलब ये एक गाइडलाइन है कि एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किस तरह से बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे समझाते हैं, जैसे हम एक कार को बना रहे हैं तो कार का गाइडलाइन है कि ये इतना ही पॉल्यूशन देना चाहिए, ये इतना इतना कंफर्ट होना चाहिए, ये इतना हाइट पे होना चाहिए। तो ये क्या है? उसका गाइडलाइन है। तो उसी तरह जो एसआरएस है, मतलब जो हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए ये IEEE गाइडलाइंस होता है जो ये कंट्रोल करता है कि एसआरएस में क्या क्या चाहिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ताकि एवरीवन, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो टेस्टर हो, चाहे वो स्टॉक होल्डर हो, उसको आसानी से समझ पाए। इसका ज़रूरत क्या है? ताकि आपको एक तरीका पता हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर में जो भी ज़रूरत है वो किस तरह से आप लिखोगे। सारे रिक्वायरमेंट्स को आप पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह से रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें IEEE एसआरएस डॉक्यूमेंट में, तो इसका वही ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा। अगर हम लोग शॉर्ट में समझे, अगर हम इतना इसका कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, अगर हम लोग शॉर्ट में समझते हैं IEEE क्या है। IEEE एक जरिया है, एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्म्स है एसआरएस डॉक्यूमेंट को फाइल करने का, मतलब रखने का। सिंपल सीधी सी बात यही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग सर्विस, अगर समरी की बात करें तो ये गाइडलाइन है। ये एक जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। जैसे आप एक ऐप बनाए हो, फोन पे बनाए हो, तो क्या उसका गाइडलाइन क्या है? उसका गाइडलाइन ये है कि आप क्या कर सकते हो, उसका कोई डेटा को चुरा नहीं सकते हो, आप उसके बैंक के पिन को नहीं जान सकते, आप उसके बैलेंस को नहीं, मतलब नहीं शो कर सकते हो दूसरे को। तो ये सब क्या गाइडलाइन है। उसी तरह जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे उसके लिए भी कोई गाइडलाइन है। तो IEEE वही गाइडलाइन है जो कि आपको क्लियरली बताता है आपको क्या करना नहीं करना है और आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा वो बनने में भी हेल्प करता है। इसके बाद आता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा।
अभी भी देखते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक तरह से सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है जिसमें कि हाई लेवल कंपोनेंट और उसके अंदर में होने वाले इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व रहते हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि सिस्टम किस तरह से बनेगा नहीं बनेगा इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर या कंपोनेंट किस तरह से रहेगा, रिलेशनशिप किस तरह से रहेगा, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि उसका इंटरफेस कैसा होगा, डेटा फ्लो कैसा होता है, डिप्लॉयमेंट कैसा होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आप घर बना रहे हो तो आपको ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर को बुलवा करके पता करना होगा या खुद से बनाना पड़ेगा कि आपका इंट्रेंस कैसा होगा, बालकोनी कहाँ पे होगी, ऊपर में आपका छत कितना बड़ा होगा, आपका डाइनिंग रूम कितना बड़ा होगा। तो आपने एक आर्किटेक्चर बनाया ना, आपने एक डिज़ाइन बनाया ना, उसी तरह सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि हम मुंह उठाए बनाने लग गए, नहीं, हमको एक एक चीज़ को बना के पहले समझना होता है। तो उसमें अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर होता है, अलग अलग ऐप अलग अलग तरीके से बनता है, कोई लेयर्ड फॉर्म में रहता है, कोई क्लाइंट और सर्वर के लिए बनता है जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, कोई माइक्रो आर्किटेक्चर हो गया जैसे उबर हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब। तो ये सब अलग अलग आर्किटेक्चर का तरीका। तो आर्किटेक्चर का सिंपल सीधा मतलब यही है कि आप किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा, वो क्लियर सिस्टम स्ट्रक्चर है ताकि इसका मेंटेबिलिटी बढ़ा रहे, रिस्क कम रहे और आसानी से इसमें डेवलपर कोडिंग या इंटीग्रेशन इसमें कर पाए। आगे हम लोग समरी की बात करें तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है एक हाई लेवल ब्लूप्रिंट रहता है। इसमें कंपोनेंट, लेयर, इंट्रैक्शन या डेटा फ्लो किस तरह से होगा इसके बारे में हमको समझ में आता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यही कहता है। आगे हम लोग बात करें तो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन क्या होता है। तो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक अलग अलग कंपोनेंट को तोड़ करके समझते हैं कि उसमें क्या चाहिए होता है। देखिए इसकी हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है। कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब क्या होता है, एक बड़े से मशीन के अंदर में जो छोटा छोटा पार्ट है वो कंपोनेंट। जैसे हम एक बाइक की बात कर रहे हैं या एक फ़ोन की बात करें तो फ़ोन के अंदर में कंपोनेंट क्या है, एक बैटरी कंपोनेंट है, कैमरा कंपोनेंट है, डिस्प्ले कंपोनेंट है। तो हम लोग कंपोनेंट को भी तो कोई डिज़ाइन किया होगा। जैसे एक एप्पल का फ़ोन बना तो एप्पल के फ़ोन में ज़रूरी नहीं कि उसका कैमरा, उसका बैटरी, उसका डिस्प्ले, उसका मदरबोर्ड सब एप्पल ही बनाया हो सकता है वो अलग अलग जगह से लेकर के असेंबल किया हो। तो उसका कंपोनेंट किस तरह से बनेगा इसके बारे में हम लोग कंपोनेंट लेवल डिज़ाइनिंग में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन का, ये डिफाइन करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर को, हर मॉड्यूल को अच्छे तरीके से कि इनपुट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, कैसे काम करेगा, मतलब बैटरी किस तरह से बनेगा, कैमरा किस तरह से बनेगा। तो एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से काम किया जाएगा। ठीक है, आगे आगे अगर हम लोग समझते हैं तो बेनिफिट क्या होगा कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन का, ताकि हर कंपोनेंट जो है प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो पाए, कैमरा टेस्ट हो पाए, डिस्प्ले टेस्ट हो पाए, रीयूजिबिलिटी बढ़े, कंपोनेंट को हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से वो टेस्ट हो सकता है और क्लियर गाइडलाइंस इसके लिए हमको पता रहे। तो कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन जो है वो डिटेल्ड डिज़ाइन है हर मॉड्यूल का, हर सिस्टम का, जो फोकस करता है कि इनपुट किस तरह से आएगा, आउटपुट किस तरह से आएगा, लॉजिक किस तरह से रहेगा। ये गैप है हाई लेवल आर्किटेक्चर और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। तो आर्किटेक्चर से आपने क्या किया, एक बड़ा आर्किटेक्चर जब बनाया तो आपने एक बड़े फ़ोन का, एक बड़े सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाया, लेकिन छोटा छोटा आपको आर्किटेक्चर भी बनाना पड़ेगा ना कि उसके लगने वाला कंपोनेंट कैसा हो। जैसे एक बड़ा सा आपने घर बनाया तो उसका आर्किटेक्चर बना, लेकिन रूम मेरा कितना बड़ा होगा, कितना उसका साइज होगा, खिड़की कहाँ पर रहेगा, इंट्रेंस कहाँ पे रहेगा, विंडो कहाँ पे रहेगा और वेंटिलेशन कहाँ पे रहेगा, तो आपने रूम का भी तो पार्ट किया। उसी तरह जब एक बड़े सॉफ्टवेयर को बना दो तो पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बन जाता है, छोटे छोटे पार्ट में बनता है। तो छोटा छोटा पार्ट क्या, कंपोनेंट है। और वो जो छोटा छोटा कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो छोटा छोटा कंपोनेंट किस तरह से बनेगा उसको भी हम लोग को समझना पड़ता है। इतना ही सही बात है। अब आता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। हम लोग अधिकतर कोशिश करेंगे कि टॉपिक से ही समझ में आ जाए कि टॉपिक में क्या पूछ रहा है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मतलब यूज़र जब यूज़ करेगा तो उसको किस तरह का डिज़ाइन दिखेगा, ओवरऑल लुक करेगा। आप अमेज़ोन खोलते हैं तो बाहर का आपको जो सिनेरियो किस तरह का दिखता है, बस यही चीज़ है। तो इसका क्या है, ताकि लोग आसानी से, अगर आपका इंटरफेस अच्छा होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे और लोग इसमें यूज़ करेंगे। जैसे यूजेबिलिटी आसान हो जाएगा, लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, अट्रैक्ट करेगा लोगों को। तो इंटरफेस एक्चुअली लोगों के काम को आसान करता है और साथ ही साथ लोगों को अट्रैक्ट करता है काम करने के लिए। जैसे रील आप यूट्यूब में भी देखते हो, रील आप इंस्टाग्राम में भी देखते हो, लेकिन क्या है, यूट्यूब का जो आपका शॉर्ट्स देखने का जो तरीका है, जो इंटरफेस है, वो उतना आपको कैची नहीं लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम का कैची, उसमें प्रॉपर लाइक का, कमेंट का ऑप्शन दोनों में है। यूट्यूब में भी लाइक और जो है कमेंट का है, लेकिन इसमें भी है। लेकिन अधिकतर लोग इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
आप मेरे बात से एग्री कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए एक ऐप का या एक सॉफ्टवेयर का हमको इंटरफेस को अट्रैक्टिव करना होगा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत चलता है, शॉर्ट्स भी चलता है, लेकिन कैची और अट्रैक्टिवनेस जो है वो हम लोगों को इंस्टाग्राम में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे हम लोग की एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें इनपुट कैसा रहेगा, आउटपुट कैसा रहेगा, ये सब सारा यूज़र इंटरफेस किस तरह से दिखेगा, सामने डिस्प्ले किस तरह से दिखेगा, ये सारी बातें रहेगी। ठीक है, आगे बात करें ऑनलाइन डिलीवरी ऐप जैसे है, तो आपने खोला तो उसका होम स्क्रीन कैसा होगा, मेन्यू स्क्रीन कैसा रहेगा, ऑर्डर समरी कैसा रहेगा, ऑर्डर ट्रैकिंग कैसा होगा, ये सारा बात हम देखने को हमको मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें बेनिफिट क्या होगा, ये यूज़र के सेटिस्फेक्शन को और बढ़ाता है या इंगेजमेंट को और, क्योंकि अगर आपका सॉफ्टवेयर, अगर आपका ऐप ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा तो ज़्यादा लोग आएंगे, इससे आपका एरर हटेगा और आपका यूजेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। समरी की बात करें तो यूआई जो है, यूज़र इंटरफेस जो है, वो डिज़ाइन करती है, फोकस करती है या इंटरेक्ट करती है कि सिस्टम किस तरह से बनेगा, उसमें कंट्रोल कैसा रहेगा। जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ऑर्डर या ट्रैकिंग या चीज़ों को मैनेज करने के लिए दिखाया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें वेब ऐप डिज़ाइन, वेब ऐप डिज़ाइन क्या हो गया? वेब ऐप, वेब मतलब वेब एप्लीकेशंस, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को प्लान करते हैं और आर्किटेक्चर को क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ उसका इंटरफेस कैसा होगा या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, वेब डेवलप, ये इसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन किस तरह से दिखेगा, किस तरह से वर्क करेगा, यूज़र का रिक्वेस्ट को किस तरह से हैंडल करेगा। तो सबसे पहला है वेब ऐप डिज़ाइन। वेब ऐप डिज़ाइन क्या है? एक फ्रेंडली इंटरफेस देता है वेब ब्राउज़र के लिए, बहुत ही इफिशिएंट इंटरेक्शन रहता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो क्लाइंट रहेगा और सर्वर वो किस तरह से काम करेगा इसके बीच में एक आइडिया रहता है। इसमें आपका सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ये सारे चीज़ इसके अंदर में दिया हुआ रहता है। तो वेब ऐप डिज़ाइन एक्चुअली क्या है? तो वेब ऐप मतलब प्लान करना, क्रिएट करना कि आपका जो वेब होगा वो किस तरह का दिखेगा। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आपका जो वेब है वो पूरी तरीके से इंटरेक्टिव रहे, सिक्योर रहे और मल्टीपल लोग इस पर काम कर सकें। की कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका फ्रंट एंड बैक एंड कैसा रहेगा। फ्रंट एंड अच्छा रहेगा तो लोग उससे इंटरेक्ट ज़्यादा करेंगे, बैक एंड रहेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। डेटाबेस उसका किस तरह से है, डेटा को किस तरह से स्टोर कर रहा है, उसका फ्रंट एंड बैक एंड कैसे कनेक्टेड, तो ये सारा की कंपोनेंट एक वेब ऐप के अंदर में होना चाहिए। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें तो वेब को भी डिज़ाइन करने के लिए हम लोग पहले चीज़ों को रिक्वायरमेंट एनालाइज करना होता है, क्या क्या ज़रूरत है, फिर एक हम फ्रेमवर्क बनाते हैं किस तरह का उसके अंदर में बनेगा, फिर हम एक आर्किटेक्चर बनाते हैं कि क्या क्या करना होगा, डेटाबेस डिज़ाइन किस तरह का रहेगा, फिर उसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, मतलब डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो एक रिक्वायरमेंट क्या क्या है हम लोग को सबसे पहले ज़रूरत समझना होगा, उसके हिसाब से हम लोग वेब ऐप को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं और समय समय पर उसको हम लोग मेंटेन भी करना होता है। जैसे हम एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से समझते हैं, जैसे कस्टमर के जो डैशबोर्ड पर दिखता है, जब आप एक ऐप को ओपन करते हैं तो जो डैशबोर्ड पर दिखता है वो आपका फ्रंट हैंड है। बैक हैंड क्या है? जो अंदर में सारा काम चल रहा है, जो आपको नहीं दिखता है कि किस तरह से उसके पास रेस्टोरेंट के पास इंफॉर्मेशन गया, किस तरह से डिलीवरी, वो आपको पता नहीं होता, वो बैक हैंड का काम है। आपका डेटा जो है वो अलग अलग डेटाबेस में जा कर के जमा हो जाता है। पेमेंट का गेटवे आपके पास आता है, फ़ोन पे, जी पे, अलग अलग जो है भीम यूपीआई, अलग अलग पेमेंट ऐप जो आता है तो एपीआई से कनेक्टेड है। साथ ही साथ आपका सिक्योर हो। तो वेब ऐप डिज़ाइन एक सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर समझे तो दो पार्ट में मेनली टूटा हुआ है, फ्रंट एंड बैक एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, कस्टमर को दिख रहा है, एक रेस्टोरेंट को दिख रहा है, डिलीवरी पार्टनर को दिख रहा है। बैक एंड किस तरह से इसके बिहाइंड काम हो रहा है, ऑर्डर, पेमेंट, डिलीवरी, ये सब। इसके बाद आपका डेटा जो यहाँ पर बैठा हो, बचा रखा हुआ है, और उसके बाद एक्सटर्नल एपीआई, जैसे पेमेंट का गेटवे हो गया, तो हम लोग एक्सटर्नल यूज़ किया ना। हम लोग जैसे एक ऐप था जोमेटो, तो जोमेटो खुद तो पेमेंट नहीं करता है, जोमेटो एक एक्सटर्नल ऐप का यूज़ लिया, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो जी पे हो, चाहे आपके अकाउंट, चाहे आपके बैंक का कोई ऐप हो, वहाँ से जाकर के आप पेमेंट करते हो, तो एक्सटर्नल एपीआई हो गया। तो ये सारे चीज़ों को जब वो कंबाइन कर देता है तो एक बेहतरीन वेब ऐप बन करके तैयार हो जाता है। वेब ऐप का फ़ायदा क्या है कि किसी भी डिवाइस पर चल जाता है, अपडेट हो जाता है समय समय पर, मल्टीपल यूज़र इसके पास आ जाते हैं, तो हम लोग अलग अलग वेबसाइट को इसीलिए खोलते हैं। तो वेब ऐप फोकस करता है फ्रंट हैंड, बैक हैंड पर, और साथ ही साथ क्या है, इंटीग्रेशंस पर और इफिशिएंट सिक्योरिटी करने के लिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें सबमिशन ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट, एसआरएस डॉक्यूमेंट आपके सिलेबस का नहीं है, बस इतना ही था। तो जो एक एक टॉपिक जो है इसमें
मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया। ये जितना भी टॉपिक है वो जेयूटी के अंदर का टॉपिक है, साथ ही साथ आपके जॉब्स के लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग था वो पूरी तरीके से डिटेल में हम एक एक चीज़ों को समझा दिए हैं। मुझे लगता है विद इन 1 घंटे के अंदर सारा इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट हो चुका है, आपको बता चुके हैं। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी तरह का और कंटेंट आपको समय समय पर देखने को मिलेगा ही। थैंक यू।